गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज C19 बैच। आज का डेट 24 जनवरी है। आज वाली क्लास में हम लोगों को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और EZ आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है। EZ और सिस ट्रांस ये दो टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। ठीक है, स्टूडेंट्स अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज वाली क्लास में हमको सिर्फ ये दो टॉपिक से डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज का क्लास 1.5 आवर का नहीं होगा, थोड़ा सा ही अपन पढ़ेंगे। सिस ट्रांस जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। प्लीज गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं बोर्ड पे, ए और बी वाले कंपाउंड। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये वाला जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है वो सिस है और जो राइट वाला कंपाउंड है वो ट्रांस है। तो ट्रांस के लिए कंडीशन क्या होती है, अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं? अक्रॉस द डबल बॉन्ड हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ए के सामने बी आ रहा है, ए के सामने बी आ रहा है, मतलब इधर ए के सामने ए है ऐसा, और ये बी के सामने बी है, राइट। ठीक है, फिर अगर हम ऐसे देखें तो ये ए और ए ऐसे हो गए और ये बी और बी ऐसे हो गए। तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो साथ में है, इस वाली लाइन के साथ में है, एक साइड है तो सिस, इस वाली लाइन के अपोजिट साइड है तो ट्रांस। और अगर ये ऐसा आ जाए तो इसको इसका पोजीशन ऐसा और बोल देना, ये सिस ट्रांस नहीं शो करता। तो यहाँ अपन लिख लेंगे कैन नॉट शो GI, ऐसे लिख लेंगे अपन, कैन नॉट शो GI। ये लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, एक बार और आप लोग लिख लेंगे जल्दी से नोटबुक में। कैन नॉट शो GI जल्दी से लिख लो नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब एक नया कंसेप्ट सिस ट्रांस के रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे सब लोग बोलते हैं, अगर हमारे पास में ऐसे दो डबल बॉन्ड आ जाए और ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, वो आपको लर्न करना है। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका रीजन अभी एक्सप्लेन करेंगे अपन। अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगने वाले, अगर हमारे पास इवन नंबर होते हैं तो डज नॉट शो, और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ होते हैं तो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको लिख लो, नया कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे सी डबल बॉन्ड सी अगर होता है तो ये वाले ग्रुप से ए, बी, ए और बी। तो ध्यान से देखो कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो ये दोनों कार्बन एटम जो है 120 डिग्री वाले हो जाएंगे, इन द प्लेन हो जाएंगे, 120 डिग्री वाले भी है, इन द प्लेन भी है। तो यहाँ पे जैसे देखो 120 120 120 सारे एंगल्स 120 के हैं। तो होता क्या है कि जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट लिख लो ऐसे के लिए, मतलब जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। तो पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। Pi bond is perpendicular to the plane of the molecule. उसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो ग्रुप्स का 3D स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, सिस वाले में और ट्रांस वाले में 3D स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। वेराज अगर अपन यहाँ पे देखें, इस वाले कंपाउंड में देखो जिसमें 2 बार पाई बॉन्ड है, तो यहाँ क्या रहेगा, दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इसमें लिखना हियर both pi bonds are perpendicular to each other. Here both pi bonds are perpendicular to each other. तो इसलिए 2 पाई बॉन्ड वाला सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। प्लीज लिख लो इस चीज को, और कोई डाउट है तो पूछ लो। 2 पाई बॉन्ड वाला सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि उसमें दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, तो मॉलिक्यूल में एटम्स भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। अगर 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। सर। हाँ बोलिए, धनवीर ने शायद मैसेज भेजा है। धनवीर एक बार अनम्यूट करेंगे क्या? सर वो आपने जो अभी हम लिखा एक और बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ हाँ, आप म्यूट करो पहले। ठीक है, अभी मैं सब लोगों को म्यूट वाला ऑप्शन करूंगा और फिर आप लोग हाथ उठा के बताना एक बार। ऐसे में सर सर हाथ उठता नहीं सर। सॉरी सर, मैं हाँ ये हाँ, आपको नहीं डिस्टर्ब कर बताइए रहा। बताइए, नहीं लास्ट क्लास में प्रॉब्लम हुआ था, आप लोग हाथ नहीं उठा पा रहे हो क्या? हाँ, हाथ नहीं उठा किसी पा रहे। मतलब किसी के लेक्चर में हो रहा है, मेरे लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, मेरे एक डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं किसी भी लेक्चर में हाथ ही नहीं उठा पा रहा। नहीं ना, आपके डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं है। कल मेरा 10th में क्लास हुआ था, वहाँ पे भी यही दिक्कत आया था। आप क्या करो, आप म्यूट कर लो पहले। यस सर, सर। ठीक है, अभी जो लोग हाथ उठा सकते हैं एक बार हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा सक रहे हैं क्या? रेज योर हैंड वाला ऑप्शन लग ही नहीं रहा है ना। ये दूसरे क्लास में भी प्रॉब्लम हुआ था। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन एनेबल कर रहा हूँ, अब आप खुद को अनम्यूट कर पाएंगे। श्रीतेज अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, अभी भी हाथ नहीं उठा पाए थे आप, बराबर। नहीं नहीं सर, हाथ नहीं। तो ठीक है, ऑप्शन आ रहा है लेकिन वो बटन दबा के वो आ बटन रहा है दबाए तो वो हाथ नहीं। बटन दब नहीं रहा, मतलब वो हाँ। यूज नहीं हो पा रहा है। यस सर। तो ये मेरे लेक्चर में हो रहा है, दूसरे के लेक्चर में भी हो रहा है श्रीतेज आपके साथ? सर कल से शुरू हुआ वो, कल हाँ, मतलब कल से कल। शुरू हुआ ना, बस बहुत बढ़िया, मेरे भी हाँ। क्लास में कल से शुरू हुआ। यस। रणवीर यस आपके सर। कल से शुरू हो गया ये प्रॉब्लम? अभी यस सर, ये हर लेक्चर में हो रहा है सर। ये वो चलो बाकी उठ ही नहीं टीचर्स रहा को, है, हाथ ही नहीं उठ रहा है। तो जूम में कुछ दिक्कत हो गया होगा। ठीक है, रिपोर्ट वगैरह यस। लिखने बाद में करेंगे वो। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को जब चाहे तब, सिर्फ अनम्यूट करना, नाम बोलना और फिर डाउट पूछना। तो आई होप कि सब लोगों ने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे। तो अपन सर एक्सप्लेन करते हैं, बोलिए जय। सर केमिकल बॉन्डिंग हुआ नहीं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं हमारा। हुआ होगा ना केमिकल बॉन्डिंग, कुछ भी नहीं हुआ क्या केमिकल बॉन्डिंग? सर नहीं सर, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन बाकी है। हाइब्रिडाइजेशन बाकी है, sp sp2 sp3 नहीं पढ़ा है क्या?
नहीं सर, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब तब क्लास मिक्स हो गए थे और बहुत लोगों का हुआ नहीं, और जो पुराने लोग थे उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है, किसी और स्टूडेंट से ये वेरीफाई करवाते हैं। तो ऐसे कोई स्टूडेंट है कि जिन्होंने अब तक लेक्चर्स अटेंड किए हैं? एक बार मुझे और एक स्टूडेंट से कंफर्मेशन बता दो कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। नहीं सर, दामोदर सर ने बोला था कि पहले हमारे क्लासेस हो गए थे, हम्म, तो ये अभी न्यू बैच आ गई, तो न्यू बैच में सर बोल रहे थे कि अभी फिर से चैप्टर शुरू करेंगे, तो फिर उसमें हमारा वो कंसेप्ट बच गया था हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो ये न्यू बैच में बच गया था कि पुराने बैच में भी बच नहीं गया? नहीं, दोनों बैच में। अच्छा, सिर्फ ओल्ड हाइब्रिडाइजेशन बैच सब का। ठीक है ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सबका बाकी है और केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा न्यू बैच का बाकी है। हाँ बस। ठीक है, जैसा अपना नॉमेनक्लेचर बाकी था तो वो नॉमेनक्लेचर अपन ने यस। फिर रेगुलर क्लास में ही लिया था, कुछ लेक्चर्स और कुछ लेक्चर्स अलग से लिए थे। यस। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन को जितना हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड है उतना हाइब्रिडाइजेशन अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ नोट्स लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, और SP, SP2 और SP3 ये 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को यूज करना है। पूरा हाइब्रिडाइजेशन SP3D, SP3D2 ये सारी चीजें अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं होने वाली है, तो वो सर जब पढ़ाएंगे तब पढ़ लेना। और जब अपन को जितना हम लोगों को चाहिए SP, SP2 और SP3 इतना मैं पढ़ा दूंगा। जय कमेंट करो, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, अभी लिख लो सिर्फ ऐसा SP लिखना और P के आगे ऊपर ऐसा 2 लगा देना, P स्क्वायर जैसा, तो वो SP2 लिख देना। ठीक है, फिर अभी इसमें देखो, अभी लर्न कर लो कि SP2 वाले के लिए 120 डिग्री रहता, लर्न तो कर ही सकते हैं। तो SP3 वाले के लिए लर्न करना 109 डिग्री, SP2 वाले के लिए लर्न करना 120 डिग्री, और SP वाले के लिए लर्न करना 180 डिग्री। ऐसी 3 चीजें लर्न कर लेना। क्या क्या लर्न करना है? SP वाले के लिए 180 डिग्री लर्न कर लेना, SP2 वाले के लिए 120 डिग्री लर्न कर लेना, और SP3 वाले के लिए 109 डिग्री। ये वैल्यूज अपन लर्न कर ले। ये जो वैल्यूज है ये एंगल की वैल्यूज है, तो अपन इसको लर्न कर लेंगे, SP, SP2 एंड SP3। वन 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 109 डिग्री। ठीक है, अब कंसेप्ट देखो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो कैसा रहता है कि अगर ये मॉलिक्यूल है ऐसा, तो इस मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड है वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड द प्लेन रहता है। ये लर्न करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर में मैंने बनाया है ये पाई बॉन्ड है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। अब ये मॉलिक्यूल में ए ऐसा है और बी भी ऐसा है। फिर इसी का अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाऊं तो वो ए और एक कार्बन आइटम पे मैं स्विच ओवर कर देता हूं। तो ऐसा स्विच ओवर कर देंगे तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ये देखो ये पाई बॉन्ड ऐसा रहेगा, तो वे पाई बॉन्ड फिर वापस, ये जो ऑरेंज कलर का पाई बॉन्ड है ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड द प्लेन है, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो फिर ये जो एटम्स अपन ने लिखे हैं ये एटम के, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे बी चाहिए, ये एटम के कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलेंगे ट्रांस, और ये एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलेंगे सिस। यहाँ तक तो समझ में आता है? रणबीर रिप्लाई करो, समझ में आएगा यहाँ तक? अब यस सर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में दो पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के बाद है, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव दो पाई बॉन्ड्स है, तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। अब इसको बोलते हैं सॉलिड वेज और डैश वेज। ये जो चीज बाहर आ रही है ये है सॉलिड वेज, और जो चीज अंदर जा रही है वो है डैश वेज। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे ए और बी। तो क्या हो रहा है, जैसे सिस ट्रांस अपन कौन से बेसिस पे बोलते हैं, अगर डिस्टेंस कम है तो सिस, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो ट्रांस। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के कोई तो भी रूल की वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहने वाला है। अगर ये ए डैश वेज पे चला गया और बी सॉलिड वेज पे आ गया तो भी डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड रहेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा और ये वाला पाई बॉन्ड इन द प्लेन ऐसा आ जाएगा। तो जो पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पाई बॉन्ड्स
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट लिखना है नोटबुक में, पहले लिख लो पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये लिख लो। कौन से केस में? कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड में, तो ऐसे वाले में, ऐसे वाले में पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये लिख लेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और उसकी वजह से 3D स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं आता है। तो दो पाई बॉन्ड अगर होंगे एक दूसरे के बाद में तो 3D स्पेस में डिफरेंस नहीं आएगा, और एक पाई बॉन्ड होगा तो डिफरेंस आएगा। इसीलिए एक पाई बॉन्ड के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रहता है। इसीलिए एक पाई बॉन्ड के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रहता है और दो पाई बॉन्ड के साथ में नहीं रहता है। तो मतलब दो के साथ नहीं रहता है तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं रहेगा, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। तो लर्न करना है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म exists, even number of pi bonds geometrical isomerism does not exist. Even number of pi bonds geometrical isomerism does not exist, odd number of pi bonds geometrical isomerism exists. सर कौन है बोलिए? जय बोलिए सर जय। ये रीजन समझा नहीं सर। रीजन नहीं समझा? देखो कैसा रहता है कि ये राइट साइड वाले कंपाउंड में सॉलिड वेज और डैश वेज दिख रहा है क्या जय? यस सर। सॉलिड वेज मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और डैश वेज मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन, बराबर? यस। बहुत बढ़िया। अब इमेजिन करो मन में कि एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें ए वाला एटम डैश वेज पे है और बी वाला एटम सॉलिड वेज पे है। कर सकते हैं ऐसा इमेजिन? यस सर। अब क्या करना है, कैसा धागा बांधना ए से ए के बीच में, तो ए सामने रहे तो भी धागे का लेंथ उतना ही रहेगा और ए पीछे जाए तो भी धागे का लेंथ उतना ही रहेगा। समझा जाए? सर मतलब ए अगर डैश पे रहे और वो सॉलिड वेज पे रहे तो भी सेम ही लेंथ रहेंगी? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, आपको चमक रहा है क्या कि सेम ही लेंथ रहेगी? हाँ, नहीं क्योंकि नहीं सर, ठीक है सर। इधर देखो, सिस वाले में धागे की लेंथ कम है और ट्रांस वाले में धागे की लेंथ ज्यादा है, ये समझा क्या? यस सर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिस और ट्रांस ये कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उसी प्लेन में लाया करता है। ठीक है, यस सर। हाँ। लेकिन ये जो दो पाई बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है उसका लेफ्ट साइड वाला ए और बी प्लेन में लाया करता, लेकिन राइट साइड वाला ए और बी प्लेन में लाया नहीं करता। समझा? मतलब वो राइट साइड वाला ऊपर और नीचे है? लेफ्ट साइड वाला ऊपर और नीचे है, राइट साइड वाला आगे और पीछे है। नहीं ना सर, राइट वाला ऊपर और नीचे, आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन बोला ना आपने। तो आउट मतलब बाहर और इनसाइड मतलब अंदर। तो ए वाला एटम बाहर की तरफ आ रहा है राइट साइड वाला, और बी हाँ। वाला एटम अंदर की तरफ जा रहा है राइट साइड वाला। मानते हो? यस। बहुत बढ़िया। लेफ्ट वाला ए वाला ऊपर जा रहा और बी वाला नीचे जा रहा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब जो राइट साइड वाला कंपाउंड, सब लोग ध्यान देंगे, जिसमें दो डबल बॉन्ड है, उसमें अपन ने ए और ए को जोड़ने के लिए धागा लेके आ गए हरे कलर का। तो अगर वो ए सॉलिड वेज वाला बाहर की तरफ आ रहा है तो भी धागे का लेंथ उतना ही रहेगा, और वो अंदर की तरफ अगर जाएगा तो भी धागे का लेंथ उतना ही रहेगा। जय कमेंट। सर नहीं सर, कम रहेगा ना ऊपर वाले के। क्यों कम क्यों रहेगा? वो बी वाला पास में थोड़ी है ए के। देखो ए और बी जो है वो इन द प्लेन है, लेफ्ट वाले। चलो जय बताओ, लेफ्ट वाले ए और बी इन द प्लेन है क्या? सर सिंपल डैश वाला इनसाइड और वो वेज वाला आउटसाइड। बराबर, डैश वाला इनसाइड और सॉलिड वेज वाला आउटसाइड। मानते हो? यस। ये वाली जो चीज हो रही है ये राइट साइड वाले ए और बी के लिए हो रही है, यस।
बहुत बढ़िया। लेफ्ट वाला जो ए और बी है वो तो इन द प्लेन ऑफ द पेपर ही है। यस बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सोचो, जो राइट साइड वाले में बी दिख रहा है, डैश वेज वाला दिखा, यस उसका डिस्टेंस लेफ्ट वाले ए से इमेजिन करो एक्स डिस्टेंस है। यस हाँ, और जो राइट साइड वाला ए है सॉलिड वेज वाला, सर हाँ सर समझ गए। समझ गया, आप रुक जाओ। राइट साइड वाला जो ए है सॉलिड वेज वाला, उसका भी डिस्टेंस प्लेन वाले ए से एक्स ही रहेगा। यस तो इसका मतलब अगर डिस्टेंसेस सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म शो नहीं होगा। यस बस बहुत बढ़िया। तो अब लिख लेना, सब लोग लिख लेंगे ये पॉइंट। अगर डिस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। सब लोग ये पॉइंट लिखेंगे, अगर डिस्टेंसेस चेंज हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अगर डिस्टेंस चेंज हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस चेंज नहीं हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है आ रहा है कॉन्जिगेटिव पाई बॉन्ड्स में, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन है तब। और ऐसा देखने को मिल रहा है कॉन्जिगेटिव पाई बॉन्ड्स में, जब कॉन्जिगेटिव पाई बॉन्ड्स इवन नंबर है। तो लर्न क्या करना है अपन को, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर ऑड होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर इवन होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। If the number of pi bonds is odd, then geometrical isomerism exists. If the number of double bonds is odd, then geometrical isomerism exists. If the number of double bonds is even, then geometrical isomerism does not exist. ठीक है, लिख लेंगे इस चीज को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट देखें। हाँ, डाउट है क्या? सर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के केस में एक पाई बॉन्ड ऊपर रहता और एक नीचे रहता। हाँ, ऊपर और नीचे नहीं, एक इन द प्लेन रहता और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता। ये इन द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ओके सर। और सर ऑड नंबर के केस में वो इन द सेम प्लेन रहता। हाँ, अभी देखो ये ऐसा है तो ये इन द प्लेन हो जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ये वापस इन द प्लेन आ जाएगा। तो ऑड नंबर के केस में मेंटेन हो गया ना। सर ठीक है वो सर, इवन के केस में ऐसा क्यों होता है, एक बार समझेंगे? देखो इवन नंबर के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, ये पीछे अपन ने डिस्कस किया। यस हाँ, तो इधर नो जीआई लिख सकते। यस हाँ, ऑड के केस में जीआई होता। ये ट्रांस है, धागा लगा के देख लो, सही है। यस ठीक है, तो ये जो है ये दिख रहा है कि सिस जैसा होगा, लेकिन ये सिस नहीं है, ये तो जीआई ही शो नहीं करता। ठीक है सर। सर लेकिन इवन के केस में वो आउट और इन ऑफ द प्लेन क्यों गया, वो ऑन द सेम प्लेन क्यों नहीं रहा? हाँ, वो चीज अपन हाइब्रिडाइजेशन के टाइम देखेंगे। ओके सर। ठीक है, अभी लर्न कर लो कि इवन में इन और आउट, ऑड में इन, इतना लर्न कर लो। इवन में इन और आउट, ऑड में
सिर्फ इन, बस इतना लर्न कर लिया तो सफिशिएंट है, करेंगे वो भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अभी। अभी देखो एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन बोर्ड पे। अब रिंग स्ट्रक्चर में भी जीआई होता है, तो ये आपको ऐसे लिखना है। तो ये है सिस, और इसका ही काउंटर पार्ट कैसे बनेगा, ऐसे लिख लेना ए, और इधर सॉलिड पे लिखा देना बी, फिर इधर डैश पे आ जाएगा ए और इधर डैश पे आ जाएगा बी, ये हो जाएगा ट्रांस। ये लिख लो, तो रिंग के अबाउट भी जीआई पॉसिबल है, तो ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म इज पॉसिबल अबाउट रिंग स्ट्रक्चर एज वेल, लिख लो। ठीक है, चलिए आगे। ये लिख लिया, इसमें डाउट, इसमें पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। जय, डाउट है क्या? हाँ सर, ये समझा नहीं सर। सर जैसा डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई रहता, ग्रुप ग्रुप सेम सेम सिस, सही बात है। यस। तो वैसे ही सॉलिड वेज सेम ग्रुप, डैश वेज सेम ग्रुप, तो आ गया सिस। यस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो आ गया ट्रांस, हो गया। यस सर। ठीक है, लिख लो सर। और सर इसमें वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? कौन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स? अ, और मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए नहीं डबल वो बॉन्ड लगता है ना? नहीं, तो डबल बॉन्ड के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो होता है, और रिंग के अबाउट भी होता है, इसीलिए तो वो एज वेल लिखा है। तो दो चीजों के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता, एक चीज है डबल बॉन्ड और एक चीज है रिंग, यस। समझ गया। यस सर। डबल बॉन्ड के अबाउट चलता, रिंग के अबाउट चलता, डबल बॉन्ड में भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं चलता। ठीक है और जय। सर रिंग में किसके अबाउट नहीं चल देंगे फिर? नहीं, रिंग में ऐसी कंडीशन नहीं है, रिंग में चलता हमें, क्योंकि वो रिंग में दो दो तीन तीन रिंग एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, यस सर। ओके सर, लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक। कितने लोग लिख रहे हैं? अब तो हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, कोई लिख रहा हो तो 1 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। तो जैसे 6 मेंबर रिंग में चलता है वैसे 5 मेंबर रिंग में भी चल जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, ये कंपाउंड ए, मिथाइल मिथाइल, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कंपाउंड बी। आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। अबे हाथ कैसे उठाएंगे? ठीक है, आंसर दो, बताओ ए और बी में क्या रिलेशन है। पहले कंपाउंड लिख लो। ठीक है, आंसर बताए ए और बी में क्या रिलेशन है। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, करेक्ट आंसर, सब लोग लिख लेंगे पोजीशन आइसोमर। तो अगर अपन को ए का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो वो बनाते वक्त अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, सॉलिड वेज डैश वेज, सॉलिड वेज डैश वेज। इधर लिख लो मिथाइल, इधर लिख लो पीछे की तरफ मिथाइल, इधर लिख लो सामने हाइड्रोजन, इधर लिख लो पीछे की तरफ हाइड्रोजन। यहाँ लिखना सी और लिखना ए कॉमा सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ए वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम है सिस, बी नहीं, बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ही नहीं, और सी वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम है ट्रांस। कंपाउंड बनाएंगे, आंसर लिख लेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलिए श्रीतेश, डाउट है क्या? सर ए और बी पोजिशन आइसोमर्स कैसे है वो एक बार एक्सप्लेन करते क्या? आप बताइए सर, सोचो क्या हो रहा है। ए में क्या दिख रहा है, ए का आईयूपैक नेम बताए 1,2 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन बराबर। यस। बी वाले का आईयूपैक नेम 1,1 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन। हाँ। तो पोजीशन चेंज हो गया ना, यस सर। तो इसलिए ये पोजीशन है, हो जाएगा सर। यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे। नहीं ये नहीं, रुक जाओ, अभी ये नहीं। ये इसका फॉर्मेशन बताना है, सी से या ट्रांस है, और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, ए और बी में जीआई का रिलेशन बताना है, और ए क्या है बताना है और बी क्या है ये भी बताना है। इसको ट्राई करो। सर एक ही कंपाउंड है ना बोर्ड पे? हाँ सर, एक ही कंपाउंड है बोर्ड पे। ए वाला कंपाउंड मैंने बनाया है, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बी आपको ड्रॉ करना है। ओके। और ए और बी में रिलेशन बता दिया है कि जियोमेट्रिकल आइसोमर है।
आंसर आया क्या? सर ए है ना सी से? ए सी से, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, बना देते हैं, और आप बताइए कि ऐसे ही बनाया है क्या। तो कोई भी एक कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लो, और दूसरे कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रखना। आपने आपने ऐसे भी सॉल्व किया होगा तो चलेगा। जैसे मैंने क्या किया, ये वाले कार्बन एटम को फिक्स रखा है, और इसके अबाउट मैंने स्विच ओवर किया है ना, तो ये बना। आपने उल्टा किया होगा तो भी चलेगा। और बी वाले का फॉर्मेशन क्या है? बी वाला है ट्रांस, और ए और बी में क्या रिलेशन है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? सर ऐसे वाले कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर आते क्या एग्जाम में? नहीं आते, अपने को नहीं करना है ऐसे कंपाउंड्स। Yes. सिर्फ सिस और ट्रांस इतना सफिशिएंट है, ठीक है। वैसे इसका नाम बनाना है तो बना सकते हैं अपन, 1,2 20 साइक्लोप्रोपाइल, और 1,2 20 साइक्लोब्यूटाइल। फिर ये पहले लिखना, और फिर इसका नाम हो जाएगा इथीन। तो सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, और ये वाला आएगा, और उसके नाम के सामने सिस या ट्रांस लगा लेना। जैसे दो कंपाउंड अपन ने बताए थे, सिस टू ब्यूटीन, और क्या बताया था? ट्रांस टू ब्यूटीन। ऐसे दो कंपाउंड बताए थे, तो नाम के आगे सिस या ट्रांस लिखते हैं, तो वैसे इसमें भी नाम के आगे लिख सकते हैं। सिर्फ सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले लिखना 1,2 20 साइक्लोब्यूटाइल, फिर 1,2 20 साइक्लोप्रोपाइल एक्चुअली इथीन। सर, बोलिए। सर वॉइस लैग हो रहा है सर। वही स्लैग हो रहा है। ठीक है, ये नाम समझ में आया क्या श्रीतेज? सर मेरे को इसका नोमेनक्लेचर नहीं समझा था ये 20 साइक्लोप्रोपाइल। आपको ये याद है क्या कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नेमिंग रहता है तो उसमें 20 ट्रीस लगाते? यस। तो साइक्लो वाले को कॉम्प्लेक्स जैसा ट्रीट करना। डाई लिखा तो भी चलता है, बट 20 वाला बेटर रहता है, ठीक है। यस। फिर इसमें पेरेंट कार्बन चेन डबल बॉन्ड वाला रहेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, बराबर। यस। तो इथिन नाम आएगा, बराबर। यस। अब 1,2 पे क्या है? 2 बार साइक्लोप्रोपाइल है और 2 बार साइक्लोब्यूटाइल है, सही है। यस। फिर नाम लिखते वक्त साइक्लोब्यूटाइल पहले लिखना, क्योंकि ब्यूटाइल का बी छोटा है। यस। तो फाइनल नेम हो जाएगा 1,2 बेस साइक्लोब्यूटाइल, 1,2 बेस साइक्लोप्रोपाइल इथीन। सर लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स है ना? नहीं तो फिर नाम के आगे सिस लिखना ना। जैसे सिस 1,2 बेस साइक्लोब्यूटाइल, 1,2 बेस साइक्लोप्रोपाइल इथीन, ये हो गया पहला। और दूसरा कंपाउंड का नाम आ जाएगा ट्रांस, 1,2 बेस साइक्लोब्यूटाइल, 1,2 बेस साइक्लोप्रोपाइल इथीन, ये हो गया ट्रांस वाले का नाम। यस सर, अब समझ। ठीक है, जैसे 2 ब्यूटीन बोलते हैं, तो अगर अपने को सामने लेने बोला 2 ब्यूटीन, तो अपन 2 ब्यूटीन बना देंगे। लेकिन अगर सामने लेने बोला सिस 2 ब्यूटीन, तो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस बनाएंगे, या ट्रांस 2 ब्यूटीन बोला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाएंगे, समझा? यस। ठीक है। अब जैसे देखो, मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको बोला है कि ब्यूटीन बनाओ, 2 ब्यूटीन बनाओ, तो ये देखो ये बन गया 2 ब्यूटीन। लेकिन अगर सामने वाले ने बोला नहीं सिस 2 ब्यूटीन बनाओ, तो क्या करना? ऐसे बनाना, ये है सिस 2 ब्यूटीन, और इधर है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, हो जाएगा। जय कमेंट करो, समझा के ये पॉइंट। सर वो सीस ब्यूट 2 इन चाहिए था ना? हाँ, सिस ब्यूट 2 इन सिस 2 ब्यूटीन चल जाता। मतलब अब कैसा है कि एक्चुअली वर्ड रूट, नंबर और सफिक्स ये एक्चुअल रूल है, लेकिन अपने को मालूम है दुनिया में कोई एक्चुअल रूल फॉलो करता नहीं है। तो इसका नाम 2 ब्यूटीन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे बोलना चाहिए ब्यूट 2 इन, लेकिन बेंजीन कैसा, अभी जैसे अपन बेंजीन बनाते हैं, तो एक्चुअली कैसा है वो ऐसा ऐसा बनाना चाहिए ना। अच्छा, बेंजीन पता ही नहीं अपने, जान दो, बेंजीन भूल जाओ। जब जीओसी करेंगे तब बेंजीन करेंगे। ब्यूट 2 इन ज्यादा प्रॉपर है, लेकिन 2 ब्यूटीन भी बहुत फेमस है, ठीक है। यस सर। तो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन हो जाएगा। सर
कौन? हार्दिक, बोलिए हार्दिक। सर वो ट्रांस वाले में CH3 नहीं होगा क्या? हाँ, तो हाइड्रोजन बनाया नहीं मैंने, मतलब आप बना देना, यस बनाने सर, चाहिए तो थे सर हाँ सीस भी वैसे ही लिख सकते ना? हाँ हाँ, सिस भी वैसे लिख सकते। क्या रहता है यस सर। कि जब बड़े बड़े ये देखो ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड है, तो इसमें ना, इसमें तो अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते, फिर कभी कभी ऐसे भी बना देते टाइम पास में। तो होता ये है कि जहाँ जहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखे है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेना। तो इतनी आदत नहीं रहती हाइड्रोजन लिखने की, लेकिन लिखना चाहिए, पॉइंट बराबर है आपका। हार्दिक कमेंट करो। यस सर। ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़े। ये हटा देते, ये हटा देते हैं। हाँ, ये लिख लेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट लिख लेंगे अपन कि अगर 2 ब्यूटीन बोला है तो सिर्फ 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन बोला है तो अपन एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर सिस या ट्रांस मेंशन किया है तो स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। तो ये लिख ले। ठीक है, एनी डाउट्स? कुछ पूछना है किसी को? नहीं है? ठीक है, ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट टर्न पे हम मिलेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम CIP रूल्स पढ़ेंगे। NCERT टेक्स्ट बुक से CIP रूल्स और EZ सिस्टम आप लोग प्रिपेयर करके आए। EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम एक होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसा होता है। EZ आपको पढ़ के आना है और CIP रूल्स भी पढ़ के आना है। अगर NCERT में नहीं मिलता है तो रेफरेंस बुक में देख लेना, अपने स्टडी मटेरियल में देख लेना। वहाँ भी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा नेट पे ढूंढ लेना, विकीपीडिया से भी पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा। कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा रूल्स होता है, कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ पढ़ के आए। नेक्स्ट टर्म पे अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग रेगुलर क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। एक्चुअली बोलिए श्रीतेज। सर वो प्रीवियस लेक्चर्स की यूट्यूब में रिकॉर्डिंग्स, हाँ हाँ, आज अभी अभी ये भी और पिछली भी सब अभी, ठीक है पक्का। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है। और कोई किसी को कंसर्न, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं है? ठीक है, अब हम सर वो EZ हार्दिक, का एक बार नेम बताओ ना। EZ EZ का नेम नहीं है, EZ का फुल फॉर्म है एंट गेगेन ज़ुज़ामेन, और सब लोग इसको EZ से ही फेमस, सब लोग EZ के नाम से ही जानते हैं इसको। एंड गेगेन एंड ज़ुज़ामेन इज अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसा सिस्ट्रांस होता है वैसा ही EZ होता है, एंड गेगेन ज़ुज़ामेन, और उसके लिए CIP रूल्स बनाए गए हैं। तो CIP रूल्स का फुल फॉर्म है कान इनगोल्ड प्रीलॉग। पहले NCERT में ढूंढना, मिलेगा, नहीं मिलता है तो अपने स्टडी मटेरियल में ढूंढना, उसमें भी नहीं मिला तो विकीपीडिया पे पढ़ के आना। बहुत सिंपल रूल्स है, आप रीड करके आएंगे। आदि कमेंट करो। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया? और किसी को कोई कंसर्न, एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, अब हम लोग अपने रेगुलर क्लास में मिलेंगे। होपफुली अब नेक्स्ट संडे अपन नहीं मिलेंगे। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आ गया, एक बार टाइम टेबल देख लेना। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। बाय बाय।